प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 अध्याय 8 गति का। तो यहाँ पर हम लोग बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों को देखते आते हैं जिनमें कुछ चीज़ें गति करती हैं और कुछ चीज़ें गति नहीं करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहला सीखना है कि गति क्या होता है और विरामावस्था क्या होता है। तो फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे चीज़ों को सीखना होगा। सबसे पहले परिभाषा सीखना होगा, उसके बाद इसको समझना पड़ेगा, इसके बाद आंकिक प्रश्नों को बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर भौतिकी में आपको सीखना और समझना पड़ता है, क्योंकि भौतिकी जो है वह रटने का सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यदि हम लोग बात करें कि गति किसे कहते हैं, तो यदि मैं इसके परिभाषा की बात करूं तो जब कोई वस्तु या पिंड समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वह वस्तु या पिंड किस चीज में है, गति में है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यह पेन यहाँ है और इसके बाद ये यहाँ आ गया, तो समय के साथ इसने अपना स्थान को क्या किया, परिवर्तन किया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये किस चीज में है, गति में है। लेकिन अभी मैंने पेन को इस प्रकार से रखा और 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद जब मैं इसे देखता हूं तो ये यहीं पर है। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि ये किस चीज में है, विरामावस्था में है। तो जब कोई पिंड समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वह विरामावस्था में है। तो क्या आप अभी गति कर रहे हैं या विरामावस्था में हैं? तो यदि आप अपने बॉडी को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह विरामावस्था में है, वह गति नहीं कर रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके रूम में और क्या क्या विरामावस्था में है और क्या क्या गति कर रहा है? यदि आपके रूम में फैन चल रहा है तो वह गति कर रहा है। आपके रूम का जो दीवार है वह किस चीज में है, विरामावस्था में है। टेबल है वह विरामावस्था में है। तो इस प्रकार से गति और विरामावस्था को आप भली भांति समझते हैं, लेकिन अब हम लोगों को थोड़ा सा इसके आगे समझना होगा। तो अब मैं फिर यदि आपसे पूछूं कि आप गति में हैं या विरामावस्था में हैं, तो आप बोलेंगे कि आप विरामावस्था में हैं। लेकिन यह पृथ्वी तो घूर्णन गति कर रहा है, तो फिर आप विरामावस्था में कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब आप भी गति कर रहे हैं। यदि पृथ्वी के ऊपर आप हैं, पृथ्वी गति कर रहा है, तो आप फिर विरामावस्था में कैसे रह सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो विरामावस्था में ही हूं। तो इसी को समझने के लिए अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, उसको बोलते हैं निर्देश बिंदु, मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट। तो यदि मैं बोलूं कि दीवार को यदि हम लोग निर्देश बिंदु ले लें, निर्देश बिंदु, तो दीवार के सापेक्ष आप तो स्थिर बैठे हुए हैं, यानी कि दीवार के सापेक्ष यदि हम लोग लेंगे तो आप किस में हैं, विरामावस्था में हैं। लेकिन यदि हम लोग सूर्य को यदि हम लोग निर्देश बिंदु ले ले, तो सूर्य के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए अपने आप को, तो उसके यदि रेफरेंस पॉइंट लें तब हम लोग किस चीज में हैं, गति में हैं। इसका मतलब यदि हम लोग को कोई पिंड को देखना है कि वह गति में है या नहीं है, उसके लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। और उस निर्देश बिंदु के तुलना में हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग गति में हैं या फिर नहीं हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो उस बिंदु के तुलना में यदि आपने अपने स्थान को परिवर्तन किया है तो आप बोलेंगे कि गति में हैं। और यदि उस बिंदु के तुलना में आपने, या फिर बोलेंगे उस बिंदु के सापेक्ष आपने अपने स्थिति को नहीं परिवर्तित किया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग विरामावस्था में हैं। तो यदि मैं आपको पूछूं कि दीवार को यदि आप निर्देश बिंदु मानते हैं या अपने टेबल को निर्देश बिंदु मानते हैं, तो क्या आप गति में हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, आप बैठे हैं, जहां हैं वहीं हैं। लेकिन यदि हम लोग सूर्य को निर्देश बिंदु माने तो क्या हम लोग गति में हैं? तो इसका उत्तर है हाँ,
क्योंकि सूर्य यदि निर्देश बिंदु है तो हम लोग पृथ्वी पे है, पृथ्वी तो घूम रही है, तो हम लोग भी उसके साथ साथ घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से एक जो पिंड है वह किसी समय पर स्थिर भी उसको माना जा सकता है और उसको हम लोग गति में भी मान सकते हैं। और इसको मानने के लिए हम लोगों को किस पर ध्यान देना होगा? निर्देश बिंदु पर ध्यान देना होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब हम लोग यदि नेक्स्ट बढ़े तो यहाँ पर एक और बड़ा बात मैं बताने वाला हूं। तो ठीक वही बात है कि मान लीजिए कि एक बस है, बस में यहाँ पर यात्रीगण इस प्रकार से बैठे हुए हैं। तो यदि हम लोग बाहर से देखें और बस मूव कर रहा है, यानी कि चल रहा है, चल फिर रहा है, तो बस जो है गति में है। बस किस स्थिति में है? गति में है। तो यदि मैं इसको बाहर से देखूं तो मुझे बस किस स्थिति में लगेगा? गति में लगेगा। बस किस स्थिति में लगेगा? गति में लगेगा। तो यदि मैं बात करूं कि यात्री मुझे किस स्थिति में लगेंगे, तो गति करते हुए लगेंगे। तो यात्री गति कर रहे हैं। यात्री क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बस के अंदर जो एक आदमी बैठा हुआ है वह इस यात्री को देख रहा है, तो क्या वह यात्री गति करता हुआ दिखेगा? तो इसका उत्तर है नहीं। इस यात्री को यह गति करता हुआ नहीं दिखेगा। यह जो यात्री देख रहा है उसे विराम में लगेगा। देखा आपने कि एक बस जा रहा है, मैं उसे देख रहा हूं, तो मुझे वो यात्री गति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उस बस में जो बैठा व्यक्ति है उसको वह यात्री विराम अवस्था में नजर आ रहा है। तो यह भी होता है। इसका मतलब यदि निर्देश बिंदु देखा जाए तो यह यात्री बस के सापेक्ष अपना स्थान को परिवर्तन नहीं कर रहा है। मतलब वह किस चीज में है? विराम अवस्था में वहां पर लग रहा है। लेकिन जब हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ सड़क के सापेक्ष देख रहे हैं। तो सड़क यहाँ है तो वो आगे निकल गया, तब वह क्या हो गया? वह गति में हो गया। मतलब यहाँ किसी पिंड को हम लोग बोलेंगे गति में है या विराम में है, उसके लिए कोई एक बिंदु लेंगे। उस बिंदु के सापेक्ष यदि वह अपना स्थान बदलता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो गति में है, और उस बिंदु के सापेक्ष वह अपना स्थान नहीं बदल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है? वह विराम में है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही पिंड एक साथ गति में भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए विराम में भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? निर्देश बिंदु। तो यदि हम लोग देखें कि वस्तु के स्थिति को हम लोग कैसे बताते हैं, तो वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम लोग दो चीजों का उपयोग करते हैं। पहला चीज क्या है? मूल बिंदु, जिसे हम लोग निर्देश बिंदु कह रहे हैं, और दूसरा क्या हो गया? दिशा। तो मान लीजिए कि यहां पर एक टेबल रखा हुआ है, और यहां पर एक घड़ी रखा हुआ है, और यहां पर आपका एक कैलेंडर टंगा हुआ है इस प्रकार से। तो यदि हम लोग टेबल की स्थिति बताना चाहे कि टेबल कहाँ है, तो उसके लिए आपको एक निर्देश बिंदु ढूंढना पड़ेगा। तो यदि हम लोगों ने निर्देश बिंदु ढूंढा है इस घड़ी को, तो हम लोग बोलेंगे कि घड़ी के, मान लीजिए कि घड़ी से 5 मीटर की दूरी पे है और दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। मान लीजिए ये इधर से इधर क्या है? दक्षिण दिशा। तो यदि हम लोग को टेबल का जगह बताना है, स्थान बताना है, तो दो चीजों का मदद लेना पड़ेगा। पहला, एक मूल बिंदु से उसकी दूरी लेनी पड़ेगी कि मूल बिंदु क्या उससे कितना दूरी है, और दूसरा उसका दिशा हम लोग को बताना पड़ेगा। जब यह हम लोग बताएंगे तो हम लोगों को टेबल का स्थिति पता चल जाएगा। देखिए थोड़ा सा कैसे होता है। अब हम लोगों ने यदि कैलेंडर को मूल बिंदु लिया है तो इससे मान लीजिए कि दूरी है 2 मीटर और ये है उत्तर दिशा में, तो हम लोग यहां पर बोलेंगे कि कैलेंडर को हम लोगों ने क्या मान लिया? मूल बिंदु। तो उससे टेबल की दूरी कितनी है, या फिर बोलेंगे टेबल की स्थिति बताना है, दूरी नहीं, कि टेबल की स्थिति कहां पर है। तो हम लोग मूल बिंदु क्या लिया? हम लोगों ने लिया है कैलेंडर। तो हम लोग बोलेंगे कैलेंडर से वह 2 मीटर उत्तर की ओर स्थित है। तो कोई भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी। पहला होगा
मूल बिंदु से दूरी, कोई मूल बिंदु पकड़ना होगा, उससे दूरी बताना होगा, और दूसरा दिशा। जैसे कि आपका घर कहाँ पर है, यदि मैं पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलेंगे कि एक चौक है, चौक का नाम मान लीजिए कि बिरसा चौक है। बिरसा चौक से 1 किलोमीटर दक्षिण। तो बिरसा चौक यहां पर क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया, या बोलेंगे निर्देश बिंदु हो गया। वहां से आपने दूरी बताया और दिशा बताया, तो कोई व्यक्ति आपके घर तक फिर आसानी से पहुंच जाएगा। तो अब मैं यदि यहां पर इस दक्षिण को मिटा दूं और कोई आपसे घर का एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने बताया कि बिरसा चौक से 1 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, तो क्या वह व्यक्ति, और बिरसा चौक देख सकते हैं इस तरीके से 4 रास्ता वहां से गुजर रहा है, तो क्या वह व्यक्ति आपके घर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए एग्जैक्ट लोकेशन यानी कि एग्जैक्ट उसको बताने के लिए आपको वहां पर पहला तो दूरी बताना पड़ेगा मूल बिंदु से, और दूसरा आपको वहां पर उससे दूरी भी बताना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति पहुंच जाएगा आपके घर। तो इस प्रकार से कोई एक पिंड है या वस्तु है, उसकी स्थिति को बताने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। अब ये गति का प्रकार है, ये बहुत अलग अलग प्रकार का है। तो हम लोगों को यहाँ सरल रेखीय गति पढ़ना है और वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है। दोलन गति के बारे में भी आपने सुना होगा, पेंडुलम इस प्रकार से, तो वो सारा चीज हम लोगों को नहीं पढ़ना है। तो अब देखेंगे कि सरल रेखीय गति क्या है। तो जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करती है, सरल रेखा जान रहे हैं आप, तो जब कोई पिंड सरल रेखा में गमन कर रही है तो उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको समझने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा सा आप, तो मान लीजिए कि कोई पिंड यहाँ मूल बिंदु यहाँ पर क्या है? O, इसी से चल रहा है और यह चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और ये सरल रेखीय गति करता है। तो सबसे पहले कोई पिंड या फिर मान लीजिए कोई वस्तु या फिर आप ही सबसे पहले O से A तक जाते हैं आप, और फिर A से आप C तक आते हैं। तो यदि पूछा जाए कि आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो दूरी का यहां मतलब हो गया लंबाई जो कि आपने तय की है अपने यात्रा के दौरान। तो आप कहां से कहां गए हैं? O से आपने चला, चलते 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 आप A तक गए। तो O से यदि आप A तक गए हैं तो वहां कितना दूरी तय किया आपने? वहां देख सकते हैं 60 किलोमीटर दूरी तय किया। अब A से आप वापस आ रहे हैं, कहां तक आपको आना है? C तक आना है। तो आने में आपने कितना दूरी तय किया देख लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। 35 किलोमीटर आपने आने में तय किया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल दूरी आपका कितना है, तो आप यदि जोड़ेंगे तो 95 किलोमीटर आपका दूरी हुआ। यदि हम लोग यहाँ O से C तक जा रहे हैं और वापस C से O तक आ रहे हैं, यानी कि O से C तक हम लोग गए और वापस आएंगे O से C तक, तो पूछा गया कितनी दूरी तय की गई, तो O से C तक 25 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर और टोटल कितना हो गया? 50 किलोमीटर यात्रा आपने की। तो इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी। तो अब यहाँ पर आप बहुत ध्यान से यदि देखें तो यहाँ पर दूरी के लिए हम लोगों ने आंकिक मान यहाँ पर लिखा है 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो ये जो हम लोग आंकिक मान यूज कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं परिमाण। इस आंकिक मान को क्या बोलते हैं? परिमाण। मतलब यहाँ पर यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कितना दूरी आपने तय किया है, आज दिन भर कितना दूरी तय किया, तो आप बोलेंगे 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण। तो बहुत सारी ऐसी राशियां होती हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर परिमाण जो आप है वर्ड मैंने यूज किया उसको सीख लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे मैं यदि आपसे पूछूं कि आप कहीं गए हैं, आपने चावल खरीदना है,
तो आपसे यदि पूछे दुकानदार कि कितना केजी चावल खरीदना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 5 केजी उत्तर दिशा वाला चावल दीजिए। सही है कि गलत है? ये गलत है। यदि आपसे पूछे कि कितना टाइम हुआ है, तो आप बोलेंगे 2 PM दक्षिण। सही है कि गलत है? तो ये गलत है। यदि आपसे पूछे कि क्या आपका उम्र है, तो आप बोलेंगे 10 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पश्चिम। तो ये सही है या गलत है? ये गलत हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए आपको यहां दिशा का जरूरी नहीं है, ये दिशा नहीं बताना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना होता है? परिमाण ही बता देना होता है। 5 केजी, 2 PM, 10 वर्ष, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि, जिसको वैसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको परिमाण की आवश्यकता होती है। और परिमाण आपने समझ लिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अदिश राशि। अ प्लस दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा का जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनको आपको व्यक्त करने के लिए दिशा का भी जरूरी पड़ता है। जैसे उनमें से एक क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है पहले मैं ये सिखा दे रहा हूं, उसके बाद आपको ये सदिश राशि समझ में आ जाएगा। तो सदिश राशि में दोनों चीज चाहिए, आंकिक मान भी आपको बताना पड़ेगा और दिशा भी बताना पड़ेगा। तो यदि आप दोनों चीज बताएंगे तभी वह करेक्ट होगा। और इस प्रकार के राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। जैसे कि यहां पर क्या हो गया उदाहरण में? विस्थापन, वेग। अदिश में क्या हो गया? दूरी, चाल। और जो मैंने बताया वो सब क्या हो गया? अदिश राशि में हो गया। तो अब थोड़ा विस्थापन और दूरी में अंतर हम समझते हैं, उसके बाद सदिश राशि को थोड़ा और अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो विस्थापन का मतलब समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आपके घर में यहां पर एक टेबल लगा हुआ है, ये है टेबल। तो विस्थापन का यह मतलब आपको समझना है, विस्थापन को हिंदी में यदि बोले विस्थापित करना, तो मतलब उसको अपनी जगह से हटाना, ये समझ लीजिए। तो यदि आपने सुबह में आपका टेबल यहां था, फिर शाम को आपने टेबल को यहां रख दिया, दोपहर में यहां रख दिया, फिर शाम को यहां रख दिया और रात को वापस आपने टेबल को यहीं रख दिया, तो टेबल जो था यहां पर था, इसको यहां पूरा घुमाया, फिर यहां घुमाया, फिर वापस यहीं रख दिया, तो क्या यह विस्थापित हुआ? अपनी जगह से ये हटा? तो इसका उत्तर है नहीं, यह नहीं हटा। जहां था वहीं पर लाके आपने रख दिया, इसका मतलब इसका विस्थापन नहीं हुआ, यह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। जैसे ही देखिए टेबल यहां था, फिर आपने यहां पर रखा, तो क्या इसमें कुछ विस्थापन हुआ? अब यहां से मैं बात करता हूं, टेबल को यहां से आपने यहां रखा, तो क्या कुछ विस्थापन हुआ? तो यस, विस्थापन हुआ। पहले यहां था, अब क्या है? यहां पर है। अब हम लोगों ने इसको यहां रख दिया, तो क्या इसमें विस्थापन हुआ? तो यस, इसमें विस्थापन हुआ। अब हम लोगों ने इसको यहां रख दिया, तो क्या विस्थापन हुआ? तो हाँ हुआ। तो कहां से कहां विस्थापन हुआ? यहां से यहां विस्थापन हुआ। पहले यहां था, फिर कहां हुआ? यहां। पहले यहां था, फिर इतना घुमाते हुए लाया, तो अभी तो यहां पर है ना, तो यहां विस्थापन हुआ। पहले यहां था, यहां से इधर लाते हुए यहां लाया। तो इसमें विस्थापन में हम लोग दो चीज देखेंगे, पहले शुरू का स्थिति, फिर लास्ट का स्थिति। तो शुरू में तो ये यहां था, अब इसको पूरा घुमाए, इधर उधर इधर उधर पूरा घुमाया जाए, पूरा घुमाया जाए, और लास्ट में यहां लाया गया, तो विस्थापन को हम लोग बोलेंगे कि यहां से यहां विस्थापन हुआ है। चलिए एक बार और करते हैं, इसको यहां लाया, फिर यहां, इस तरीके से इसको यहां घुमाया घुमाया, इधर घुमाते हुए इधर लाया, इधर लाया, इधर लाया, और फिर लाते हुए यहां पर यहां वापस रख दिया, तो इसका विस्थापन हुआ? तो इसका उत्तर है नहीं, इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो विस्थापन में आपको प्रारंभिक स्थिति देखना है और अंतिम स्थिति देखना है कि पहले कहां था और अब कहां है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन।
वो किस रास्ते से घूमा, क्या किया, उससे लेना देना नहीं है। तो यदि आपने नहीं समझा तो और देखिए, इसको ऐसे घुमाते हुए लाया, फिर ऐसे ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, पूरा घुमाते हुए वापस ऐसे घुमाते हुए फिर यहां लाया, तो क्या इसमें कुछ विस्थापन हुआ? तो इसका उत्तर है नहीं, इसका कोई विस्थापन नहीं हुआ है। तो अब बताइए कि इसका विस्थापन, यदि हम लोगों ने यहां तक इसको लाया तो बताइए विस्थापन कहां से कहां का दूरी? यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे? विस्थापन। मतलब शुरू में कहां था और बाद में कहां है, उसी से आपको लेना देना है। अभी यहां है तो विस्थापन कहां से कहां हुआ? तो ऐसे आप लकीर खींचेंगे, ये है इसका विस्थापन। इस तरीके से आपने समझ लिया कि विस्थापन का मतलब है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो यदि ये बहुत इधर उधर घूमते हुए यहां तक आ रहा है तो इसका विस्थापन यहां से यहां हुआ, और ये हो गया प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। इसी के बीच जो दूरी ये तय किया है, न्यूनतम दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका विस्थापन कहते हैं। तो यहां से यहां यदि ये विस्थापन हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि यह 5 मीटर, मान लीजिए दूरी तय किया उत्तर की ओर, तो ये अपना पोजीशन से इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, उसका दिशा भी यहां पर देखेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि 5 मीटर उत्तर की ओर इसको विस्थापित कर दिया गया है। तो यह 5 मीटर उत्तर की ओर विस्थापित किया, यानी कि इसके लिए हम लोग को दिशा भी बताना पड़ेगा और इसके लिए आपको यहाँ का दूरी भी बताना पड़ेगा, मतलब परिमाण भी बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार की राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अब आपने विस्थापन समझ लिया होगा। तो मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं और आपको घर में एक टेबल को हटाना है, किसी रूम में टेबल रखा हुआ है और उसको क्या करना है? हटाना है। तो आपने फोन किया घर पे कि उस टेबल को 5 मीटर हटा दो। तो अब जरा सोचिए, यदि उस टेबल को 5 मीटर आपने हटाने को बोला है तो वह टेबल किधर भी हटाया जा सकता है। तो सामने वाले को पता चल रहा है क्या कि किधर हटाना है? वो आपके अकॉर्डिंग हटा सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, वो कभी नहीं हटा सकता है। लेकिन यदि आप उसको निर्देश देंगे कि 5 मीटर उत्तर दिशा में हटा दो या 5 मीटर दक्षिण दिशा में हटा दो, तो वो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि वो जो टेबल है उसको 5 मीटर दक्षिण की ओर विस्थापित करना है। तो वो सबसे पहले दक्षिण दिशा ढूंढेगा और फिर 5 मीटर उसको ले जाएगा और उसको विस्थापित कर देगा। तो बहुत आसानी से फिर वह आपका टेबल विस्थापित हो जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन का क्या मतलब हुआ कि जो प्रारंभिक स्थिति जहां था और अंत में जहां वो है, उसके बीच का दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो अभी आपने देखा कि इधर खूब घुमाते हुए ये लाया और वापस इसको यहां पर रख दिया। तो क्या ये विस्थापन शून्य भी हो सकता है? तो हाँ, ये विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है। तो क्या ये सदिश राशि है या अदिश राशि? मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों है कि एक है? तो दोनों है। इस प्रकार से विस्थापन को 3 चीज से हम लोग दिखा सकते हैं। विस्थापन का परिभाषा यह सदिश राशि है और यह शून्य भी हो सकता है। लेकिन हम लोग दूरी का बात करें तो दूरी में तो ये पूरा इधर पूरा घूमता है, तो ये पूरा जो रास्ता है, रास्ता का जो डिस्टेंस है, उसको यहाँ पर हम लोग दूरी मानेंगे। तो इसका विस्थापन यहाँ तो 0 हो सकता है, 0 मीटर, लेकिन दूरी आप देख लीजिए 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो दूरी इसका क्या हो गया? दूरी इसका हो गया 15 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? 0। जैसे कि आप मोटरसाइकिल आपने उठाया और आप उसको खूब घुमाते हैं, खूब घुमाते हैं, 100 किलोमीटर घुमा के लाकर वापस आप वहीं पर लगा देते हैं। तो यहां पर विस्थापन क्या हुआ? मतलब जहां पर बाइक सुबह था वहीं अभी भी है, तो बाइक का विस्थापन क्या हो गया? 0। लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी भी क्या 0 है? नहीं, 100 किलोमीटर उसने दूरी तय किया है। समझ में आ गया क्या कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है या कुछ और मान हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी यदि कुछ चला है तो उसका कुछ ना कुछ तो आंशिक मान होगा। तो दूरी क्या हो गया? वास्तविक लंबाई हो गई जहां से जहां वो चला है। यह एक अदिश राशि है और यह शून्य नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपने इन सारी चीजों को समझ लिया, गति हम लोग समझ लिया। अब हम लोग गति के आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे
हम लोगों ने देखा कि यदि कोई पिंड समय के साथ अपना स्थान को परिवर्तित करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वह पिंड किस चीज में है, गति में है। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को पढ़ना है एक समान गति अथवा असमान गति। तो अब इन्हीं दोनों को हम लोगों को समझना है। तो मान लीजिए कि कोई एक पिंड है जो पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दूसरे 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है और तीसरे 1 घंटे में भी 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि समान समयांतराल में यदि वह समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग बोलेंगे कि वह एक समान गति में है। न गति ज़्यादा हो रहा है न गति कम हो रहा है, लेकिन आम जीवन में ऐसा नहीं होता है। एक और उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक मोटर गाड़ी है, वह 5 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी करता है, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वह 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वह 10 मीटर और नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी वह 10 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब आप देख सकते हैं कि समान समयांतराल में वह समान दूरी तय करता है। यहाँ देख लीजिए 5 सेकेंड में 10 मीटर, फिर 5 सेकेंड जैसे ही समय बढ़ा उसने 20 मीटर तय किया, यानी कि 10 मीटर ही वो आगे चल रहा है। फिर 5 सेकेंड के बाद फिर वह 20 से 30 हो यानी कि 10 मीटर आगे चढ़ा, फिर 5 सेकेंड बाद वह 30 से 40 हो यानी कि वह 10 मीटर ही आगे चला। तो समान समयांतराल, समयांतराल यहाँ पर कितना हो गया 5 सेकेंड का, मतलब इनके बीच का अंतर कितना हो गया 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और दूरी भी क्या हो गया 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो समान समयांतराल में यदि समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एक समान गति। अब दूसरा हम लोग को देखना है कि समान समयांतराल में वह असमान दूरी तय करता है। जैसे कि मान लीजिए पहले 5 सेकेंड में वह 2 मीटर चला, फिर दूसरे 5 सेकेंड में वह नेक्स्ट 5 सेकेंड में 3 मीटर चला, फिर तीसरे 5 सेकेंड में वह 5 मीटर चला, फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में वह 50 मीटर चला। तो आप देखेंगे कि समान समयांतराल है, 5 सेकेंड का यहाँ गैप हम लोगों ने लिया है, लेकिन वह दूरी क्या तय करता है, असमान तय करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि गति इसका कम है, यहाँ गति इसका थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर इसका गति बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार की गति को, जहाँ समयांतराल तो समान था, समयांतराल हम लोगों ने क्या लिया है, समान लिया है, लेकिन उसका दूरी क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं असमान गति। तो यदि समान समयांतराल में असमान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असमान गति। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको पढ़ना है वह है चाल। तो चाल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। तो यदि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि आप जब बाइक को चलाते हैं तो किस स्पीड से चलाते हैं, तो आप बोलेंगे मैं 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता हूं, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता हूं, मैं 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलाता हूं। ये जो रफ्तार आप बोल रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर यही चीज अब आपको फिजिक्स में समझना है कि इस प्रकार से हम लोगों ने लिख दिया चाल, ये हो गया दूरी बटा समय। तो ये हम लोगों को याद हो गया कि वस्तु पिंड द्वारा तय की गई दूरी और समय, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। तो यहां पर अब आपको इसका मात्रक लिखना होगा। तो मात्रक लिखने के लिए जो दूरी है उसका मात्रक क्या होगा, उसका एसआई मात्रक यदि हम लोग बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय क्या क्या होता है, सेकेंड। तो ऊपर लिख देंगे दूरी और ये बटा और ये क्या हो गया, सेकेंड। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मीटर, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रति और इसको बोलेंगे सेकंड। इसको इसे लिख सकते हैं एम प्रति एस। तो एम प्रति एस को बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड, एम पर एस को क्या बोलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऐसे ही आपको मात्रक निकालना पड़ेगा। बार बार आपको मात्रक का ही चीज पूछा जाएगा तो उसको मात्रक को निकालने के लिए इसी तरीके से आपको करना है। जैसे मान लीजिए इसका एक और मात्रक हम लोग लेंगे, यदि इसको किलोमीटर लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, आवर, तो इसको लिखेंगे किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो यहाँ पर अब आपको समझना होगा कि जो चाल का मात्रक है वह मीटर प्रति सेकंड ऐसा यूनिट में है और इसका अलग अलग मात्रक हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ और वह यह है
कि मान लीजिए कि चाल दिया हुआ है आपका 60 किलोमीटर प्रति आवर और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड। यह प्रश्न आएगा कि चाल क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना होगा 60 किलोमीटर और प्रति घंटा है तो बटा आवर हो गया ये आपका। अब इसको मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको इसको क्या करना है कि 60 किलोमीटर है तो 60 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, 1000। और यहां पर आप देखेंगे कि 60 किलोमीटर और ये क्या हो गया गुना 1000 और आवर को हम लोग क्या बोलेंगे 60 गुना 60, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड। तो ये 60 किलोमीटर गुना 1000 ये क्या हो गया मीटर और 60 गुना 60 ये आवर को हम लोग, नीचे आवर था याद रखिए, नीचे क्या था आवर, तो आवर को हम लोग सेकेंड में बदलने के लिए 60 गुना 60 करेंगे। तो इसी को यदि आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटा 60 मीटर प्रति सेकेंड। इसको पॉइंट में बदल सकते हैं। तो कुछ भी यदि आपको आए कि उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो आपको यही करना है। जैसे कि यदि आपको क्वेश्चन आए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए तो आपको लिखना है 20 गुना 1000 बटा 60 गुना 60 मीटर प्रति सेकेंड और इसको आपको काट देना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को पलट दिया जाए और ऐसे किया जाए कि 20 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो आपको क्या करना है, तो 20 मीटर को घंटा किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से आप क्या करेंगे भाग लगाएंगे और गुना क्या करेंगे ऊपर 60 गुना 60, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका, यही जो आ जाएगा आंसर उसको बोलेंगे किलोमीटर प्रति आवर। तो इस तरीके से आपको यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर बदलना है या किलोमीटर प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो यही जो काट के आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं औसत चाल क्या होता है। तो मात्रक मैंने बता दिया, मात्रक कैसे निकालते हैं वो मैं बता दिया। अब आगे जो भी आएगा उसका भी मात्रक हम लोग सीखते जाएंगे। तो औसत चाल क्या हो गया कि वस्तु द्वारा कुल समय अवधि में कितना दूरी तय किया गया है और कितना समय लगा है, उसी को जब भाग लगाएंगे तो हम लोग को औसत चाल मिल जाएगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय और v बराबर s बटा t फॉर्मूला से हम लोग औसत चाल को निकाल सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एक वस्तु 16 मीटर की दूरी को पहले 4 सेकंड में पूरा करता है, फिर नेक्स्ट 16 मीटर की दूरी को 2 सेकंड में पूरा करता है। तो औसत चाल क्या है, तो यहाँ कुल दूरी बराबर क्या हो गया 16 प्लस 16 मीटर, मीटर यहाँ लिखना जरूरी होता है, तो हो गया 32 मीटर। और समय क्या हो गया, कुल समय बराबर हो गया 6 सेकंड। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, ये हो गया आपका 32 मीटर बटा 6 सेकेंड और ये हो गया आपका इस प्रकार से, ये हो गया 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। एक और आपको ध्यान देना है कि मीटर प्रति सेकेंड है तो m ये बटा और s है, तो s ऊपर जाएगा तो m(-1) भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये s नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1 में भी होता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m के लिए s और s का पावर -1 है तो s नीचे चला जाएगा। या फिर ऐसे बोलें m गुना 1/s हो जाएगा m/s। इसी प्रकार से यदि आपको लिखा गया है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तो इसको हम लोग m(s-2) भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी हम लोगों ने चाल को देखा, हम लोगों ने देखा वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। तो हम लोगों ने देखा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दूरी बटा समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। लेकिन अब हम लोग को एक नए चीज के बारे में पढ़ना और वह है वेग। तो वेग और चाल में कोई खास अंतर नहीं है, बस आपको यह समझना है कि यदि हम लोग एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं तो उस समय जो चाल होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेग।
तो एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर दिशा आपको बदलना नहीं है। मतलब यदि आप एक ही दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो चाल है वह क्या होता है, सदिश राशि होता है। मतलब उसमें हम लोग दिशा को भी जोड़ते हैं, दिशा को भी लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे चाल क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पर वेग क्या है, एक सदिश राशि है। तो जैसे हम लोगों ने चाल को क्या बोला, दूरी बटा समय, तो इस प्रकार से वेग को हम लोग दूरी बटा समय नहीं ले सकते हैं। वेग को हम लोग विस्थापन बटा समय यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर इसका यदि मात्रक देखेंगे तो इसका भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, और इसका भी मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। तो यदि आपको कभी एग्जामिनेशन में चाल और वेग के बीच में अंतर आएगा तो यहाँ पर आप 3 डिफरेंस इस प्रकार से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने औसत चाल के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग औसत वेग के बारे में देखेंगे। तो जो औसत वेग होता है वह प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। लेकिन चाल में हम लोगों ने देखा था कि चाल में कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय को हम लोगों ने लिया था, तब औसत चाल आता था। लेकिन औसत वेग में आपको प्रारंभिक वेग कितना है, अंतिम वेग कितना है, उन दोनों को जोड़कर 2 से यहाँ पर डिवाइड करना है। तो यदि हम लोग सिंबल का बात करें तो जब भी प्रारंभिक वेग कहा जाएगा तो उसको हम लोग u से डिनोट करेंगे इस प्रकार से, और जब भी अंतिम वेग कहा जाएगा तो उसको हम लोग v से इस प्रकार से डिनोट करेंगे। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग और ये क्या हो गया, अंतिम वेग, और इन दोनों को जोड़ के बटा 2 करेंगे तो ये एवरेज आ गया। एक और आपको समझ लेना है कि दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ उदाहरण को हम लोग लेंगे, न्यूमेरिकल, जिसको आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, या एक प्रश्न में पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। उदाहरण ये है 8.2 ये उदाहरण है। इसमें बोला जा रहा है यात्रा शुरू होते समय कार का जो ओडोमीटर है वह 2000 किलोमीटर बता रहा था। तो कार का ओडोमीटर, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर कार का जो दूरी मापते हैं जिस यंत्र से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। तो शुरू में ये बता रहा है 2000 किलोमीटर, और कुछ जब यात्रा आपने कर लिया तो उसके बाद यह बताता है 2400 किलोमीटर। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितना दूरी तय किया? तो तय दूरी क्या हो गया, तो 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर, तो ये हो गया 400 किलोमीटर, यानी कि इसने 400 किलोमीटर दूरी तय किया। इसके बाद यदि इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगता है, टोटल टाइम कितना लगता है, समय 8 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर इसको आपको पूछ रहा है कि इसका औसत चाल क्या है। तो चाल बराबर आप जान रहे हैं टोटल दूरी बाय टोटल समय। तो ये हो गया 400 किलोमीटर बटा 8 घंटा, तो ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आप इसको मीटर प्रति सेकंड में इसका उत्तर बता सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया था कि इसको मीटर प्रति सेकंड में 50 किलोमीटर गुना क्या करेंगे, 1000 मीटर। तो ये हो गया 50 किलोमीटर, क्या हो गया आपका 50 गुना 1000 मीटर, और 1 घंटा है तो 1 गुना 60 सेकेंड, ये हम लोग करेंगे। और फिर इसको हम लोग इस प्रकार से इसको अपना नॉर्मल फॉर्म में ले आएंगे। तो जो इसको काटने के बाद आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका 13.9 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना आना चाहिए, ये मैंने आपको अभी सिखाया है। तो यदि आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न बहुत ही जरूरी होते हैं। यदि आंकिक प्रश्न आप नहीं बना पाएंगे तो बहुत सारे मार्क्स आपको एग्जाम में कट जाएंगे। तो अब एक और आंकिक प्रश्न हम लोग देखते हैं 8.3। यह बोलता है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। तो एक तालाब है, तो उषा 90 मीटर लंबा तालाब है, ये 90 मीटर लंबे तालाब में वो तैरती है। तो यहाँ से यदि वो शुरू करती है तो इसमें यह बोल रहा है कि वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, मतलब सरल रेखीय सीधा रेखीय पथ पर जाती है और वापस आ जाती है। और टोटल दूरी तो कितना हो गया, आप बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा?
तो यहाँ से 90 किलोमीटर जाती है और वापस यहाँ आती है, तो टोटल दूरी 180 मीटर यहाँ पर इसका टोटल दूरी हो गया। और इसको जाने और आने में समय है वह 1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकंड। तो आप बोलेंगे कि सेकंड मैंने क्यों बदल दिया, तो मैंने आपको बताया था कि जब मीटर में है तो इसको हम लोग किस में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो यदि हम लोग को यहाँ पूछ रहा है उषा द्वारा औसत चाल, तो औसत चाल तो क्या आप बता सकते हैं औसत चाल क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 180 मीटर और ये टाइम क्या हो गया 60 सेकेंड। तो यहाँ पर यदि हम लोग करेंगे तो 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या हो गया टोटल आपका यहाँ पर इसका चाल हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर एक और प्रश्न पूछ रहा है, यह बोलता है औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। तो यहाँ पर ना प्रारंभिक वेग है ना ही अंतिम वेग है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है विस्थापन बटा टोटल टाइम। तो यहाँ पर विस्थापन आपको यदि विस्थापन नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके पहले का वीडियो देखें, बहुत डिटेल में मैंने विस्थापन समझाया, बहुत अच्छे से समझाया है। तो यदि एक व्यक्ति यहाँ से शुरू करके यहाँ जाता है और वापस वहीं पर आ जाता है तो इसका विस्थापन क्या हो गया 0 और टाइम कितना हो गया 60 सेकेंड, यानी कि ये टोटल वेग इसका क्या हो गया 0। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। सिर्फ परिभाषा समझने से आप फिजिक्स में तेज नहीं हो सकते हैं। अब वेग के बाद हम लोग जो नया चीज पढ़ने वाले हैं वह है त्वरण। तो वेग मैंने बताया था कि यदि सरल रेखा में कोई पिंड गति कर रहा है तो जो उसका चाल होता है वही उसका क्या होगा वेग होगा। मतलब जब एक सीधी रेखा में जब कोई पिंड गति कर रहा है तो उसका जो चाल है वही उसका क्या कहलाएगा वेग कहलाएगा। और वेग एक सदिश राशि है, यह मैंने बताया था। और वेग में दोनों चीज हम लोग देखते हैं, पहला चीज देखते हैं उसका परिमाण और दूसरा चीज हम लोग देखते हैं उसका दिशा। तो यहां पर ध्यान देने वाला यह बात है कि अब वेग है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर बोले किसी भी पिंड का जो वेग है उसमें हम लोग कब माने कि उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन कब होगा। तो वेग में परिवर्तन के लिए 2 शर्त होना चाहिए, या तो परिमाण में परिवर्तन हो जाए या तो दिशा में परिवर्तन हो जाए या तो दोनों में परिवर्तन हो। तो हम लोग बोलेंगे कि वेग में क्या हो रहा है परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार है, इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक कार है वह 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहाँ पर चल रही है और इसके बाद आप देखेंगे कि इसका यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है इस कार का और यहाँ पर यह 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ही चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इसका रफ्तार हो जाता है 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि वेग कब कब बदला। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं जब यहाँ पर यह जो कार है वह 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है तो यहाँ पर यह सीधी रेखा में गमन कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो इसका वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर अपना दिशा को चेंज करता है तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि यह 20 मीटर प्रति सेकेंड के ही चाल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिशा यहाँ पर बदल जा रहा है, इस दिशा के बदलने के कारण पहले ये इधर जा रहा था अब ये इधर जाना शुरू हुआ, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो गया। अब आप देखेंगे कि ये अभी सीधी रेखा में ही जा रही है लेकिन अब इसका जो वेग है वह 30 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, तो अब बोलेंगे कि फिर से इसका वेग में परिवर्तन हो गया है। तो या तो इसका जो परिमाण है उसमें परिवर्तन हो जाए या फिर दिशा में परिवर्तन हो जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है। और जब वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है तो हम लोग बोलेंगे उसे ही क्या बोलते हैं त्वरण बोलते हैं। यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कोई यहाँ पर कार है 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से ये वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से ये
सीधी रेखा में गमन कर रहा है, तो इसका जो शुरुआती चाल है वह है 20 मीटर प्रति सेकंड, और उसी चाल से वह सीधी रेखा में एकदम गमन कर रहा है। तो क्या यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो इसका उत्तर है इसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से भी जा रहा है और एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा जा रहा है तो सीधा ही जा रहा है, तो दोनों चीज यहां नहीं बदला। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा गया है आपके एनसीईआरटी बुक में कि किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान, मतलब कोई वस्तु है वह सरल रेखा में गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वेग में परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब वो जो है सो उसका वेग जो है वह परिवर्तित नहीं हुआ है। लेकिन यदि वहां पर उसमें चेंज क्या हो जाए, यदि ये 20 से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए या इसका दिशा चेंज हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ वेग में परिवर्तन हुआ है। और यदि वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग निकालें तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए त्वरण क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो मान लीजिए कि कोई एक पिंड है, वह u वेग से, प्रारंभिक वेग उसका क्या हो गया? u वेग से चलना प्रारंभ करता है और अंतिम वेग उसका क्या है? v है। प्रारंभिक वेग क्या है? u है और अंतिम वेग क्या है? v है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर वेग में परिवर्तन बराबर क्या हो गया? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो गया? v माइनस u। तो वेग में परिवर्तन क्या हो गया? जो लास्ट वाला वेग था और शुरू वाला वेग था उसको हम लोग घटा देंगे, तो ये हो गया वेग में परिवर्तन। लेकिन त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो जब हम लोग को त्वरण निकालना पड़ेगा तो हम लोग बोलेंगे ऊपर वेग में परिवर्तन बटा क्या लिखेंगे? समय। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया? v माइनस u, और समय क्या हो गया? t। तो इसी को यहां पर मैंने दिखाया है, तो a को हम लोग a को दिखाते हैं त्वरण के लिए, किसको कौन सा लेटर दिखाते हैं? a। तो a बराबर v माइनस u बटा t। इसको और अच्छा से हम लोग देखें तो a को t से गुना करेंगे तो at बराबर v माइनस u, और u को यदि यहाँ पर ले आए तो v बराबर u प्लस at। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार चीज बताया गया है। v यहाँ पर अंतिम वेग है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, a यहाँ त्वरण है और t क्या है? समय है। तो इसका उपयोग करके हम लोग न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि वेग परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार का जो गति होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित गति। अब एक दो चीज और ध्यान दें। अब ये जो त्वरण है वह माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। मतलब त्वरण, सबसे पहले तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या स्क्वायर से भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड माइनस 2। ये मैंने बताया आपको कैसे लिखते हैं। तो m पर s स्क्वायर और मीटर s माइनस 2, ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार आपको पूछा जाता है कि त्वरण का मात्रक को लिखिए। तो यदि त्वरण होता है वह पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे जिस दिशा में पिंड जा रहा है उसी दिशा में त्वरण होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव, और यदि उसका उल्टा दिशा में त्वरण होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? निगेटिव। जैसे कि धनात्मक त्वरण किसे कहेंगे? जब वेग की दिशा में त्वरण हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण। जैसे कि यदि ऊपर से पिंड को हम लोग नीचे छोड़ते हैं तो ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका त्वरण पॉजिटिव माना जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर फेंका गया तो इसका जो त्वरण है वह क्या माना जाएगा? निगेटिव। तो इसे हम लोग बोलेंगे धनात्मक त्वरण तथा ऋणात्मक त्वरण। इसका मतलब यदि वेग की दिशा में त्वरण हो रहा है तो क्या बोलेंगे? धनात्मक त्वरण, और वेग के दिशा के विपरीत त्वरण हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण। इसके बाद आता है एक समान त्वरण। यदि वेग समान अंतराल में
समान रूप से घटता या फिर बढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण। लेकिन यदि वेग असमान रूप से बदलता रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असमान त्वरण। तो यहाँ पर अब एक आंकिक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 8.4 ये आंकिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे आपको समझना पड़ेगा और उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है विरामावस्था। यदि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल से 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, तो राहुल जो है वह यहाँ उसका साइकिल लगा हुआ है यानी विरामावस्था में है। विरामावस्था से वह 30 सेकेंड में जब साइकिल चलाना शुरू करता है तो 30 सेकेंड के अंदर उसका जो वेग हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग वह पकड़ लेता है। तो जब शुरू उसने किया था साइकिल तो वह विरामावस्था में था, इसका मतलब 0 मीटर प्रति सेकेंड का उसका वेग था। तो शुरू में जो वेग होता है उसको हम लोग बोलते हैं u। तो u बराबर यहाँ पर क्या हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। और 30 सेकेंड बाद उसका वेग क्या हो गया, यानी कि v बराबर क्या हो गया, 6 मीटर प्रति सेकेंड। और टाइम कितना हो गया उसका, 30 सेकेंड। तो इस कंडीशन में a बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ पर यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो v बराबर u प्लस AT, ये मैंने बताया है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या फिर यहां से जो आप देख सकते हैं a बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ v कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड है, u बराबर कितना है, 0 मीटर प्रति सेकेंड है, और t बराबर क्या है, 30 सेकेंड है। तो a यदि हम लोग निकालेंगे तो 6 मीटर प्रति सेकेंड है और बटा 30, तो प्रति सेकेंड है मतलब s यहाँ नीचे आ जाएगा और ये सेकेंड है, ये भी सेकेंड हो गया। तो सेकेंड और सेकेंड क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया 1/5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको हम लोग यदि डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर जो त्वरण का मान आया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि सेकेंड स्क्वायर कैसे हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला s था सेकेंड, वह नीचे आ गया, नीचे जब गुना किए तो s गुना s स्क्वायर हो गया और m ऊपर ही रह गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका क्या था, ये मात्रक था। अब बताता है कि यहाँ पर आने के बाद राहुल ब्रेक लगाता है, तो क्या ब्रेक लगाने के बाद साइकिल तुरंत रुक जाएगा कि कुछ टाइम लेगा। तो यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद साइकिल रुकता नहीं है बल्कि उसका स्पीड कम हो जाता है, और यह जो स्पीड है वह हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकेंड, और उसमें टाइम कितना लगता है, 5 सेकेंड। तो ये इसका मतलब वो जब वो साइकिल से जा रहा था 6 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, तो उसके बाद उसने ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाने के बाद उसका रफ्तार क्या हो गया, कम हो गया। तो यदि सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को लेके कैलकुलेट किया जाए a, तो यहाँ पर आप देखेंगे u शुरू में कितना से जा रहा था, 6 मीटर प्रति सेकेंड से वह जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाया तो v हो गया उसका 4 मीटर प्रति सेकेंड, और कितना टाइम लगा इसमें, 5 सेकेंड। तो इसमें अब a कैलकुलेट करना है, तो v माइनस यू बटा टी। v है यहाँ 4 माइनस 6 और t कितना है, 5। तो यहाँ पे यदि कैलकुलेट करेंगे तो a बराबर क्या हो गया, -2/5, यानी कि -0.4 m पर s स्क्वायर। यहाँ पर m पर s ये सारा लिखते जाना है, 5 ये है, सेकेंड ऐसे लिखते जाना है। तो इस प्रकार से ये सारा लिखते जाना, इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में बना दिया। तो ये 0.4 m पर s स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे माइनस साइन है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि यहाँ पर डी एक्सिलरेशन हो रहा है, मतलब वह रुक रहा है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आ गया धनात्मक त्वरण और यहाँ पर क्या आ गया, ऋणात्मक त्वरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने आपको त्वरण पढ़ाया और वेग में परिवर्तन को भी आपको समझाया। तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है एक समान वृत्तीय गति। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको वेग पढ़ाया और बताया कि वेग में परिवर्तन कैसे हो सकता है। या तो वेग का परिमाण चेंज हो जाए, परिमाण
परिमाण जैसे 10 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका परिमाण हम लोग कहते हैं। तो ये यदि चेंज हो जाए, जैसे 10 से 11 हो जाए, 10 से 9 हो जाए, 20 से 25 हो जाए, 20 से 22 हो जाए, तो इसको बोलते हैं परिमाण में परिवर्तन। और दूसरा मैंने सिखाया इसके दिशा में परिवर्तन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो मान लीजिए कि कोई एक एथलीट है, वो सीधे रास्ते से चल रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। फिर यहां भी वह 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो इस रफ्तार से वो चल रहा है। तो क्या हम लोग यदि ये सीधे रेखा से चल रहा है तो उसको बोलेंगे वेग में परिवर्तन हुआ? तो नहीं, यहां पर वेग में परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इधर से शुरू करते A से B और B से C, जैसे ही वह अपना रास्ता को बदलता है, उसका वेग में परिवर्तन हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि परिमाण तो वही है, लेकिन यहाँ दिशा में बदलाव हो गया, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे कि इसका वेग में परिवर्तन हो गया है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ परिमाण जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड ही है, लेकिन यहाँ दिशा आप देख सकते हैं लगातार ये बदलते जा रहा है, तो यहाँ भी बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी वेग में परिवर्तन हो रहा है, भले ही उसका परिमाण वही हो। तो जब इस तरीके का रास्ता का परिकल्पना हम लोग करते हैं, तो यदि मान लीजिए कि ये जो बिंदुएं हैं आपस में बहुत पास पास में एकदम नजदीक हो, तो अब ये क्या बन जाएगा? तब ये एक वृत्त बन जाएगा। और इस वृत्त में भी आप देखेंगे कि ये 20 मीटर प्रति सेकेंड मान लीजिए कि हम लोगों ने माना है, उस परिमाण से ही यह मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो भी यहां पर इसका वेग को हम लोग स्थिर नहीं मानेंगे, बल्कि हम लोग बोलेंगे कि इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण, मतलब परिमाण नियत होने के बावजूद वेग में परिवर्तन हो रहा है, और इसलिए यहां पर इस गति को, वृत्तीय गति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित गति बोलते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वृत्तीय गति को आखिर त्वरित गति क्यों कहेंगे, इसका उत्तर में बताएंगे हम लोग कि वृत्तीय पथ पर जो कोई भी चीज को घुमाया जा रहा है, तो यदि उसका परिमाण नियत रहे, फिर भी यदि उसका दिशा जो है बार बार बदल रहा है, इस कारण से उसका वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और यदि वेग में परिवर्तन होगा तो उस प्रकार के गति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित गति बोलते हैं। इस कारण से जो वृत्तीय पथ है, उस प्रकार वहां पर का जो गति है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरित गति बोलते हैं। अब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो आप देख सकते हैं यहां पर यदि मान लीजिए कि ये r इसका त्रिज्या है, तो ये इसका परिधि क्या हो गया? 2 पाई r हो गया। तो 2 पाई r ये हो गया इसका, मान लीजिए दूरी जैसे हम लोग बोलते हैं, तो ये 2 पाई r हो गया टोटल दूरी, और टाइम हो गया t। तो v बराबर क्या हो गया? 2 पाई r बटा t। तो त्वरित गति यहां पर देख सकते हैं v बराबर क्या हो गया? 2 पाई r बटा t। इसके बाद जैसे टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया था, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो एक समान चाल से जब वृत्तीय पथ पर वह पिंड घूम रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक समान वृत्तीय गति। जैसे कि उदाहरण में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है एक समान वृत्तीय गति से, चंद्रमा उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वह भी क्या हो गया? एक समान वृत्तीय गति हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाल के बारे में पढ़ लिया था, एक समान चाल क्या होता है, असमान चाल क्या होता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब इन्हीं सब चीजों को हम लोग ग्राफीय विधि से, यहाँ आप टॉपिक देख सकते हैं कि गति का ग्राफीय विधि से प्रदर्शन। तो आप ग्राफ के बारे में आपने पढ़ा है, आप जानते हैं कि ग्राफ के द्वारा किसी चीज को यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत आसानी होता है उसको समझना, उससे इंफॉर्मेशन को निकालना बहुत आसानी होता है। तो अब हम लोग यही देखेंगे कि क्या गति को किस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूरी समय ग्राफ। सबसे पहले हम लोग को दूरी समय ग्राफ पढ़ना है। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ये रेखा ग्राफ होता है, इसमें कोई एक भौतिक राशि जो होती है वह दूसरे पर निर्भर होती है, इस प्रकार से दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दूरी और समय का ग्राफ बना रहे हैं, तो जो दूरी है वह समय पर निर्भर है। यदि समय बढ़ते जा रहा है तो उस प्रकार से उसका दूरी, कोई जो पिंड है वह दूरी तय कर रहा है। तो जो दूरी है वह किस पर निर्भर करता है? समय पर निर्भर करता है।
और जैसा कि हम लोग ग्राफ बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये ओरिजिन है, यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस लिया है और यहाँ पर क्या लिया है, वाई एक्सिस लिया है। तो इसको हम लोग को दिखाने के लिए यहाँ जो एक्स एक्सिस है उस पर हम लोग समय को दिखाएंगे और यहाँ पर किसको दिखाएंगे, दूरी को। तो यही है समय और दूरी का ग्राफ। तो यदि समय और दूरी का ग्राफ देखें तो इसका क्या आखिर सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है। तो जैसे मैं बता दूं कि मान लीजिए कि कोई पिंड जो है वह समय के साथ उसका दूरी में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि समय मैं यहाँ लिख देता हूँ और दूरी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि वह 20 सेकेंड में, ये जो समय है वो सेकेंड में हम लोगों ने दिखाया है, 20 सेकेंड में वह 10 मीटर की दूरी तय करता है। अगले फिर नेक्स्ट 20 सेकेंड में यानी कि 40 सेकेंड में वह 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर 60 सेकेंड में वह 30 मीटर की दूरी तय करता है और 80 सेकेंड में वह 40 मीटर की दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोगों ने बनाया है एक चार्ट, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो इसका चाल है वह किस प्रकार का चाल है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। यह मैंने आपको पीछे के वीडियो में बताया है। यदि समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान चाल। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 सेकेंड में उसने 10 मीटर दूरी तय किया है, तो नेक्स्ट 20 सेकेंड में भी 10 मीटर ही दूरी तय किया है। नेक्स्ट 20 सेकेंड में ही वह 10 मीटर का दूरी तय किया है। और इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, T2 माइनस T1। तो यहाँ T2 कोई भी T2 लेंगे और T1 लेंगे तो 60 माइनस 40, तो ये हो गया, कितना हो गया आपका 20 सेकेंड। और S2 माइनस S1, तो S2 माइनस S1 यहाँ से निकालेंगे तो 30 माइनस 20, तो ये हो गया 10 मीटर। कहीं से भी आप इसको करेंगे तो आपको यह एक समान चाल यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर इसी को यदि हम लोग ग्राफ से दिखाएं तो 20 सेकेंड यहाँ पर है और 10 यहाँ पर मीटर है, तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा। 40 मीटर है और 40 सेकेंड है और 20 मीटर है, तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। 60 सेकेंड है और 30 मीटर है, तो यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। 80 सेकेंड है, 40 मीटर है, तो यहाँ पर एक सेकेंड बन जाएगा। और जब इन रेखाओं को मिलाया जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा सही नहीं मेरा बना था, लेकिन अब यदि मिलाएंगे आप ग्राफ, एक्चुअल ग्राफ इसको बनाएंगे तो आपको ये सरल रेखा यहाँ पर मिलेगा। और इस प्रकार का यह जो सरल रेखा है यदि आपको मिल रहा है तो आपको यह क्या दिखाता है, यह एक समान चाल को दिखाता है। तो कभी आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाए कि एक समान चाल यदि समय और दूरी ग्राफ में दिखाया गया तो उससे क्या प्रदर्शित होता है, मतलब कैसे प्रदर्शित होता है, तो वह सरल रेखा के द्वारा प्रदर्शित होता है। या फिर सरल रेखा क्या प्रदर्शित करता है, तो वह एक समान चाल को इस प्रकार से दिखाता है। तो यदि आपको यह समझ में आ गया है तो यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या यह एक समान चाल को दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है, तो इसका उत्तर है यह नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह असमान चाल को दिखा रहा है। यहाँ 2 सेकेंड में मान लीजिए कि ये 3 मीटर का दूरी तय करता है, तो 4 सेकेंड में यह 7 मीटर का दूरी तय करता है। 6 सेकेंड में यह 10 मीटर का दूरी तय करता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह असमान गति को दिखा रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 0 से ये शुरू हुआ है, यानी कि जो पिंड था शुरू किया जब उसने गति किया तो 0 सेकेंड में वह 0 उसका गति है, मतलब जो उसका दूरी है वह 0 मीटर तय किया है। 0 सेकेंड में कितना दूरी तय किया है, 0 मीटर। 20 सेकेंड में कितना तय किया है, 10 मीटर। इस प्रकार से यह एक क्या बन रहा है, सरल रेखा, जो कि यह बता रहा है कि उसका जो चाल है वह क्या है, एक जैसा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ का उपयोग करके हम लोग चाल की गणना कैसे कर सकते हैं। तो चाल को ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर A और B पॉइंट लेंगे और ए बी पॉइंट लेने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर O है और X है, इसके पैरेलल यहाँ पर हम लोग इस लाइन को मिलाएंगे। ये मान लीजिए S1 और ये क्या है S2, और इधर यहाँ से यहाँ क्या है T1 और ये क्या है T2। तो यहाँ से ऐसे पैरेलल मिलाएंगे और इधर से इस प्रकार से पैरेलल मिलाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यह जो ट्रायंगल है यहाँ ए बी हम लोग को चाल निकालना है, इस ग्राफ से हम लोग को चाल निकालना है। तो इस चाल निकालने के लिए हम लोग यहाँ बी सी बटा यदि ए सी करेंगे तो हम लोग को चाल निकल जाएगा। तो यहाँ यदि हम लोग बी सी देखें तो बी सी यहाँ पर तय की गई दूरी है और तय की गई दूरी आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया S2, बी सी बराबर क्या हो गया ये S2 माइनस S1।
ये पूरा हो गया S2 और यहाँ से यहाँ क्या हो गया S1। तो ये पूरे में से यदि यहाँ तक हम लोग घटा दें तो हम लोग को यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। तो BC बराबर क्या हो गया S2 माइनस S1। और जबकि AC हम लोग को निकालना है तो ये पूरे में से यदि यहाँ तक हम लोग घटा दें तो AC भी मिल जाएगा। तो AC बराबर क्या हो गया T2 माइनस T1। और हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर चाल निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका BC बटा AC और ये हो गया S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। और यह चाल क्या हो गया V बराबर S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। तो कभी भी आपको चाल निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो एक ट्रायंगल बनेगा इसमें यहाँ से यहाँ बटा यहाँ से यहाँ यदि हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों को इसका चाल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ BC बटा क्या करना है AC। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे ग्राफीय विधि से हम लोगों को चाल का जो समीकरण है वह प्रूव करना होता है, वेग का समीकरण प्रूव करना होता है। इसलिए हम लोग BC बटा AC इसको याद रखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर V प्राप्त हो जाएगा। यदि इस इंफॉर्मेशन को लेकर इसको हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं S2 माइनस S1 क्या हो गया 40 माइनस 30 मीटर और T2 माइनस T1 क्या हो गया 80 माइनस 60 सेकेंड। तो ये हो गया आपका 10 बटा 20 यानी कि हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ये चल रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट ग्राफ देख सकते हैं और यह वेग समय ग्राफ। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने दूरी समय ग्राफ पढ़ा है, अब वेग समय ग्राफ भी हम पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने एक्स एक्सिस में समय को लिया है और वाई एक्सिस में क्या लिया है, वेग को लिया है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको। यदि आप ये समझेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्नों को आगे कर सकेंगे। तो वेग समय ग्राफ कहने का क्या मतलब है कि यहाँ यदि हम लोग समय को यहाँ आवर में ले रहे हैं, घंटे में ले रहे हैं, तो उस जो समय बढ़ते जा रहा है तो उसके साथ उसका वेग में क्या परिवर्तन हो रही है, या वेग एक समान रह रहा है या वेग में क्या बदलाव हो रहा है, यह हम लोग देख सकते हैं। जैसे बहुत छोटा सा मैं बात करूं तो यदि हम लोग यहाँ पर 1 घंटे को देखेंगे तो 1 घंटे में कोई एक पिंड है जो कि 40 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है। 1 घंटे में कोई पिंड क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है। और जब कुछ समय गुजरा तो यदि हम लोग 2 घंटे बाद उस पिंड का रफ्तार देखेंगे तो आप देख सकते हैं यह भी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद थोड़ी देर और बाद हम लोग 3 घंटे में देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं यह जो पॉइंट है यह वेग का है, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे को दिखा रहा है। तो वह भी कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ यदि इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको यहाँ ग्राफ में पता चल रहा है कि यह जो पिंड है वह एक समान गति से वह चल रहा है। मतलब उसका वेग क्या है, एक समान है, उसमें वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ u की, u मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। तो प्रारंभिक वेग आप देख सकते हैं यहाँ 0 से नहीं लेके 10, 20, 30, 40 यहाँ से शुरू हुआ है। तो u हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति आवर। यदि हम लोग मान लें कि यहाँ पर v है, v मतलब अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग v बराबर भी क्या हो गया, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो आप बोलेंगे u क्या है, v क्या है, ये सब मैंने पढ़ाया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर आना चाहिए, तभी आप इसको समझ सकेंगे। यदि मैं बात करूँ कि कोई एक पिंड है जो कि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 से शुरू करता है और उसका v बराबर क्या होता है, 40 किलोमीटर पर आवर 4 घंटे के बाद। टाइम कितना है उसका, 4 आवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि u कितना हो गया, 0, यानी कि इसको हम लोग यहाँ से दर्शाएंगे। यानी कि जब वो शुरुआत किया तो यहाँ से उसने शुरू किया और 4 घंटे के बाद तो 1, 2, 3, 4 उसका वेग कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे तो इस प्रकार से उसका ग्राफ होगा। तो यहाँ पर वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ देख के समझना होगा कि उसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है या क्या हो रहा है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में वेग क्या था, 0 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन 4 घंटे बाद उसका वेग कितना हो गया, उसका वेग हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें तो वेग क्या हो रहा है, वेग क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यदि आप इस प्रकार का एक यहाँ इस प्रकार का ग्राफ को देखेंगे तो यह ग्राफ क्या बता रहा है कि वेग जो है एक समान रूप से बढ़ रहा है। अब यदि हम लोग बात करें कि कोई एक पिंड है जिसका शुरुआती वेग क्या है, मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर है, तो शून्य समय में मतलब कि एकदम जब शुरू हो रहा है तो u बराबर क्या है उसका 30 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन 3 घंटे के बाद उसका वेग क्या हो गया, शून्य, या फिर बोलेंगे 30 घंटे के बाद उसका वेग हो गया, 3 घंटे के बाद उसका हो गया 10 किलोमीटर प्रति आवर। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। तो यह जो ग्राफ शो कर रहा है यह बता रहा है कि जो वेग है वह वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। समय के साथ वेग यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर यदि हम लोग u बोलेंगे तो 30 हो गया, v बोलेंगे तो क्या हो गया, ये 10 किलोमीटर प्रति आवर, और टाइम बोलेंगे तो कितना हो गया, 3 आवर। तो यदि मैं पूछूं कि क्या आप यहाँ एक्सिलरेशन यानी कि त्वरण निकाल सकते हैं, तो त्वरण हम लोगों ने पढ़ा है। त्वरण मैंने क्या बताया है, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। कैसे हम लोग इससे त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन का दर। तो यदि हम लोग को वेग में परिवर्तन पता चल जाए और बटा समय करें तो वेग में परिवर्तन का दर हम लोग ज्ञात कर लेंगे, और इस वेग समय ग्राफ से हम लोग त्वरण को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आप यही समझिए कि यहाँ पर वेग में परिवर्तन बढ़ रहा है या घट रहा है उसको हम लोग ग्राफ को देख के ही पता कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर से नीचे ग्राफ आ रहा है तो यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, घट रहा है। नीचे से ऊपर जाएगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग इस ग्राफ से पता कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग त्वरण का भी गणना कर सकते हैं। अब यदि मैंने फिर से जैसे कि अब थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सरल रेखा में चल रहा वस्तु, सरल रेखा में चल रहा वस्तु मतलब एक ही रेखा में वह चल रहा है, तो उसको हम लोग वेग, उसके चाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि चाल और वेग में बस इतना अंतर आपको करना है कि यदि एक ही दिशा में जो चाल होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। इसके बाद वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में परिवर्तन यदि नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक समान वेग। जैसे कि मान लीजिए कि 1 घंटे में वह 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, 2 घंटे में भी वही रफ्तार है, 3 घंटे 4 घंटे सब में वही उसका रफ्तार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से जो ग्राफ बन रहा है उसका ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है। जो ग्राफ है इस तरीके से ना ऊंचाई बढ़ रहा है ना ऊंचाई घट रहा है, एक समान है। तो यही ये सब प्रश्न पूछा जाता है कि वेग समय ग्राफ में यदि ऊंचाई नहीं बढ़ रहा है तो किस प्रकार का वहां पर वेग है, यानी कि तो हम लोग उत्तर दें कि एक समान वेग है। यदि ऊंचाई बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन हो रहा है और वह एक्सिलरेट हो रहा है, मतलब उसमें त्वरण आ रहा है, और वह पॉजिटिव त्वरण है यानी कि ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अब हम लोग जो वेग समय ग्राफ है उसके द्वारा इसमें तय की गई दूरी या फिर बोले विस्थापन को भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप विस्थापन का विस्थापन का जो फॉर्मूला वह जानते हैं, वह होता है वेग गुना समय। विस्थापन का जो फॉर्मूला है वह क्या है, वेग गुना समय। तो यदि आपको वेग पता है और समय पता है, इन दोनों को यदि आप गुना करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ विस्थापन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से इसको देखते हैं। मान लीजिए ए है, ये है बी, ये है सी, और ये क्या है डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक समय क्या हो गया, t2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक समय क्या हो गया, t1। तो यदि c और d के बीच का टाइम हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, t2 माइनस t1। मतलब यहाँ से यहाँ पूरे में से इसको घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का समय हम लोगों को पता चल जाएगा। और जब आप देखेंगे यहाँ पर वेग कितना है, तो वेग यहाँ जो ऊंचाई है यानी कि AC या फिर BD, यही इसका क्या है, यही जो है इसका वेग है, क्योंकि ये एक समान वेग है, इसमें ना कोई बढ़ोतरी हो रही है ना ही ये घट रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग टाइम देखें तो t2 माइनस t1 हो गया, और एक समान वेग देखें तो या तो AC कर दीजिए या तो BD कर दीजिए, AC कर देंगे या फिर BD कर देंगे। और एक समान वेग यहाँ पर क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इस प्रकार से यदि S को देखें तो AC गुना क्या हो गया, CD, AC गुना CD, और ये क्या हो गया, AC गुना CD इसका एरिया भी है। आप देख सकते हैं ये चतुर्भुज का
क्षेत्रफल भी है। तो हम लोगों को यदि इसका एरिया निकालना है तो चतुर्भुज का यदि हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें तो भी इसका क्या हो उसका एरिया निकल जाएगा, और ये एरिया किसके बराबर होगा, उसका विस्थापन के बराबर होगा। तो यदि हम लोग के पास वेग समय का ग्राफ दिया हुआ है और विस्थापन निकालना है तो आप इसका यदि क्षेत्रफल निकाल दें तो वह किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के बराबर हो जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं AC इंटू क्या हो गया CD, AC इंटू क्या हो गया CD। AC क्या है 40 किलोमीटर पर आवर है, और T2 माइनस T1 इसका क्या है, समय है। और T2 माइनस T1 यदि आपका एग्जैक्ट जो बना है आपको वह रख दीजिएगा तो आपको इसका विस्थापन भी पता चल जाएगा। तो एक और ग्राफ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर एक समान त्वरण हो रहा है। तो एक समान त्वरण कहने का क्या मतलब हो गया कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वह समान समय में समान हो रहा है। मान लीजिए कि शुरू में उस 5 सेकेंड में उसका वेग क्या है 10, और 10 सेकेंड में क्या हो गया 20, 15 सेकेंड में क्या हो गया 30, 20 सेकेंड में क्या हो गया 40, 25 सेकेंड में 50, और 30 सेकेंड में 60। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में उसका वेग क्या था, 0 था, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब इस प्रकार से उसका वेग बढ़ेगा तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह क्या होगा, एक इस प्रकार से एक रेखा आपको आएगा। तो यह एक प्रकार यानी कि एक समान त्वरित गति को यह दर्शाता है। यदि इस प्रकार से एक रेखा आएगा तो एक समान त्वरित गति को यह दर्शाएगा, मतलब बराबर समय अंतराल में बराबर उस वेग का बढ़ोतरी हो रहा है या वो घट रहा है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वह समान समय में समान हो रहा है। जैसे कि देख सकते हैं 5 सेकेंड में 10, फिर 5 सेकेंड में 10, फिर 5 सेकेंड में 10, फिर 5 सेकेंड में 10। तो 5-5 सेकेंड में 10 मीटर प्रति सेकेंड का रफ्तार ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एक समान त्वरित गति हो गया। अब यहाँ भी मान लीजिए हम लोगों को यहाँ से यहाँ त्वरण निकालना है, तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग को विस्थापन निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यदि एरिया निकाल दें A, B, C, D और E, तो हम लोगों का यह एरिया जो होगा वही इसका विस्थापन को दिखाएगा। तो इसका विस्थापन को यदि हम लोग को दिखाना है तो हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन यानी कि तय की गई दूरी बराबर क्या हो गया, का क्षेत्रफल। तो यहाँ ABCDE का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, यहां पर एक चतुर्भुज है प्लस एक ट्रायंगल है आपका। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, AB गुना BC प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ AD गुना ED। ये हाफ AD गुना ED इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो एक छोटा सा त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों का मिला के क्षेत्रफल ये क्या हो गया, पूरा क्षेत्रफल हो गया। और यह क्या हो गया, उसका विस्थापन को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग विस्थापन को भी दिखा सकते हैं। यदि यहाँ पर हम लोग को त्वरण निकालना है तो त्वरण मैंने बताया कि ED बटा DA, तो इसका क्या निकल जाएगा, त्वरण का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये सारे चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो गति के समीकरण को पहले आपको याद कर लेना है। सबसे पहला होता है V बराबर U प्लस AT, दूसरा है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और तीसरा है 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पर V क्या हो गया, अंतिम वेग, U क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, A का मतलब होता है त्वरण और T का मतलब क्या होता है, टाइम, जबकि S का मतलब क्या होता है, दूरी। तो इसके पहले के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने वेग और समय के ग्राफ को आपको समझाया है, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से यदि समान समय में समान वेग बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वहाँ पर एक समान त्वरण हो रहा है। और उसी जब एक समान यदि त्वरण होगा तो उसके द्वारा हम लोग इस ये जो समीकरण है उसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है कि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में जा रही है और एक समान त्वरण से चलती है। तो एक समान त्वरण से कहने का क्या मतलब हुआ कि आप
टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उसका वेग भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जितना टाइम बढ़ा उतना ही वेग बढ़ा। जैसे कि 5 सेकेंड में आपका वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो 10 सेकेंड में क्या हो गया, 10 सेकेंड में क्या हो गया ये 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 15 सेकेंड में क्या हो गया ये 30 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेग भी यदि बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे कि वह एक समान त्वरण में है। और उसके लिए मैंने आपको ग्राफ सिखाया था कि उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इस प्रकार से एक समान त्वरण यदि बढ़ते हुए हम लोग दिखाएंगे तो इस तरीके से होगा कि धीरे जैसे जैसे समय यहाँ बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ वहाँ वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पर आपको एक सरल रेखा मिल रही थी। तो इसके बाद यदि आपने वह वीडियो देख लिया है तभी इस वीडियो को देखें तो आपको ये बहुत सरलता से समझ में आएगा। तो हम लोगों को ये वेग समय ग्राफ के द्वारा इसके समीकरण को प्रूव करना है। तो मान लीजिए कि कोई एक पिंड है, गतिशील पिंड है, वह u वेग से प्रारंभ करता है a से, और वह धीरे धीरे उसका वेग बढ़ते जा रहा है, v वेग तक पहुंचता है और टाइम t में वह B पर इस तरीके से पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बिंदु है इसी को मिला के हम लोग इस तरीके से ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका वेग भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार शुरू में पिंड का वेग क्या था u, प्रारंभिक वेग क्या था u, और समय t में उसका वेग क्या हो गया, अंतिम वेग क्या हो गया v। तो अब इसका हम लोग को त्वरण निकालना होगा, और तय की गई दूरी को निकालना है। तो त्वरण निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इस तरीके से हम लोग यहां परपेंडिकुलर खींचते हैं, और यदि आपने वो वीडियो देख लिया है तो क्या आप बता सकते हैं कि त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं त्वरण हम लोग कैसे निकालते हैं? तो त्वरण निकालने के लिए मैंने बताया था कि यहां पर BD बटा AD ये यदि हम लोग करेंगे तो इसका त्वरण निकल जाएगा। तो हम लोग यदि लिख सकते हैं त्वरण A बराबर BD बटा AD, यही इसका क्या है, त्वरण है। ये आपको याद रखना है, यदि आपको याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ बटा यहाँ से यहाँ यदि हम लोग करेंगे तो इसका त्वरण हो जाएगा। कैसे होता है कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय। तो जो वेग में परिवर्तन होता है वही BD के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा ये ध्यान दीजिए। वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस u, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस क्या होगा, प्रारंभिक वेग। तो v माइनस क्या होता है, u होता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर अंतिम वेग v माइनस u है, तो अंतिम वेग यहाँ पर क्या हो गया, v हो गया। तो v क्या हो गया, यहां से यहां तक का दूरी को हम लोग कहेंगे v, यहां से यहां तक का दूरी को क्या कहेंगे u, और यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे t। इसको मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो यदि मैं पूछूं OC कितना है तो यह t के बराबर है, OC t के बराबर है, तो AD भी कितने के बराबर है, t के बराबर है। यदि मैं बात करूं O से E तो OE कितने के बराबर है, OE बराबर है V के बराबर। यदि OA बोलूं तो OA कितने के बराबर है, U के बराबर। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग CD लिखते हैं तो CD आप लोग देख सकते हैं ये और ये बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा U। यदि हम लोग बात करें B और C तो BC बराबर क्या हो जाएगा, आपका V हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें C और D तो CD बराबर क्या होगा, U हो जाएगा। और यदि हम लोग यहाँ पर BC माइनस CD करें, BC माइनस CD करें तो BC माइनस CD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये पूरे में से यदि इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और BD बराबर क्या होगा, V माइनस U हो जाएगा, क्योंकि BC बराबर क्या है, BC बराबर है V और CD बराबर क्या है U, तो ये हो जाएगा V माइनस U। इस प्रकार से हर एक चीज आपको यहाँ पर समझना होगा। तो हम लोग बोलते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो यहां पर वेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, BD, तो ये लिख दिए BD बटा समय। T को क्या लिख सकते हैं, OC, या फिर इसको लिख सकते हैं BD बटा OC को क्या लिख सकते हैं, AD।
अब बी डी बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, बी डी बराबर हो गया बी सी माइनस सी डी बटा ए डी बराबर क्या हो गया, ओ सी बराबर क्या हो गया, ए डी, ये हो गया टी। तो यहाँ बी डी बी सी माइनस सी डी क्या हो गया, वी माइनस यू बटा टी। अब यहाँ ध्यान से यदि देखेंगे तो ए बराबर क्या हो गया, वी माइनस यू बटा टी। तो v माइनस यू बराबर क्या हो गया, ए टी। तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस ए टी। यही प्रूफ आपका हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। अब हम लोग यदि समय और स्थिति के लिए जो समीकरण है उसको प्रूव करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए जैसे मैंने आपको दूरी का पहले ही बताया है कि किस प्रकार से हम लोग दूरी निकालेंगे, तो t समय में जो दूरी है वह यहाँ पूरा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये पूरा जो क्षेत्रफल है वही इसके दूरी को क्या करेगा, बताता है। ये मैंने आपको पीछे के वीडियो में ही सिखाया है। तो यदि यहाँ पर दूरी को हम लोग दिखाएंगे तो दूरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ चतुर्भुज क्या है बताइए, ओ सी डी ए या फिर ए ओ सी डी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो गया, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। तो क्या बता सकते हैं चतुर्भुज AOCD का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कोई भी हम लोग भुजा लेंगे AO इंटू AC कर सकते, OC कर सकते हैं, AO इंटू OC प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो हाफ इंटू AD इंटू BD, हाफ गुना लंब गुना क्या होता है, आधार। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो अब यहाँ पर मान यदि मैं रखना चाहूँ तो क्या आप इसके मान को रख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। AO बराबर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, OC क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, प्लस हाफ के लिए लिखेंगे हाफ। अब बताइए कि AD क्या होगा, तो AD बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पर T हो जाएगा। और B और D क्या होगा, तो BD मैंने आपको सिखा दिया है कि BC माइनस CD, BC CD। तो BC माइनस CD क्या हो गया, तो ये हो गया UT प्लस हाफ T। और BC माइनस CD क्या हो गया, तो B और C और D, यह क्या है, यह है आपका V माइनस U। तो आप यहां पर देख सकते हैं V माइनस यू बराबर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले समीकरण में क्या पढ़ा है, V बराबर U प्लस AT। और यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर V माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, AT। तो यहाँ पर हम लोग AT रख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, U प्लस हाफ T इंटू AT। तो ये S निकाल रहे हैं, तो S बराबर क्या हो गया, S बराबर देख लीजिए UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये यहाँ पर हम लोग का प्रूव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से यहाँ जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही इसका क्या हो जाता है, तय की गई दूरी होता है। तो इसको क्षेत्रफल को हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या हुआ, पहला इसमें ये त्रिभुज और चतुर्भुज इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, तो यहाँ पर हम लोग को यह फॉर्मूला मिल गया। लेकिन यदि हम इसको समलंब चतुर्भुज माने तो उसका यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। तो तय की गई दूरी S को एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वह है समलंब चतुर्भुज OACB का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज आपने पढ़ा है इस प्रकार से, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है। तो ये पैरेलल साइड होता है, समानांतर साइड होता है। तो हम लोग क्या इसका क्षेत्रफल जानते हैं, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग और गुना क्या करते हैं, ऊंचाई। ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर हाफ ले तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं, OA और BC हैं। तो OA प्लस BC हम लोग लिख सकते हैं। और ऊंचाई क्या हो गया, OC या फिर AD, कोई भी लिख सकते हैं, तो OC हो गया। अब इसके मान को लिख देंगे, मैंने जैसे आपको बताया है हाफ गुना, अब OA क्या हो गया, OA हो गया आपका U, OA क्या हो गया U, और BC क्या हो गया आपका V, प्लस क्या हो गया V, और गुना OC क्या हो गया आपका T। अब इसको हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, S बराबर हाफ, अब ये U है
हाफ u है और ये क्या है v है और इधर से ये गुना है तो हाफ t गुना हम लोग लिख सकते हैं u प्लस v। अब यहां पर बस एक चीज आपको याद रखना है कि t को v बराबर u प्लस ए टी जो हम लोग बनता है v बराबर u प्लस ए टी से t का मान यहां पर निकाल के हम लोग को रख देना है। यदि हम लोग t का मान यहां रख देंगे तो हम लोग का समीकरण आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको t को कैसे निकालेंगे, तो ये इधर आएगा v माइनस यू बराबर ए टी और t बराबर क्या हो जाएगा आपका v माइनस यू बटा ए। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यदि रख देंगे तो s बराबर क्या होगा, ये 2 जो है इधर आ जाएगा तो इसको 2 लिख देते हैं और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो t के जगह क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा v प्लस u। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो ये a इधर आ जाएगा तो 2as हो जाएगा और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान बस यहाँ देना था कि यहाँ t की जगह ये फॉर्मूला रखना था। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद भी करना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये तीनों फॉर्मूला। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर बताने वाले जिसे हम लोग आंकिक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने भी गति के समीकरण को पढ़ा था। गति के समीकरण में हम लोगों ने 3 समीकरण को पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये 3 समीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो इसको इधर से भी लिख सकते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये 3 गति के समीकरण हैं और इन्हीं के आधार पर अब आपको आंकिक प्रश्न दिए जाएंगे और आप उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ इसको हम लोग इस प्रकार से एक प्रश्न को लेते हैं, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, रेल विरामावस्था से शुरू करके 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर अब 2 चीजें मैं सिखा रहा हूं, उसको आप सीखिए। सबसे पहले यदि वह विरामावस्था से शुरू करेगी तो यहाँ पर u जिसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग, v जिसे क्या बोलते हैं अंतिम वेग, t जिसे क्या बोलते हैं टाइम, a बराबर क्या होता है त्वरण और s बराबर क्या होता है दूरी। ये आपको पता होना चाहिए। u बराबर क्या हो गया प्रारंभिक वेग। तो अब प्रारंभिक वेग कई बार ऐसा होगा कि प्रारंभिक वेग कुछ दिया होगा कि कोई गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से गाड़ी चलाना शुरू करता है। तो वहां पर जैसे ही शुरू आएगा वह शुरू आपको देखना है। कहीं कहीं पे आपको शुरू लिखा ही नहीं हुआ होगा, तो जब शुरू होगा मतलब वह क्या है प्रारंभिक वेग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल विरामावस्था से शुरू हो रहा है। तो जैसे ही शुरू वर्ड आया तो आपको देखना है यह विरामावस्था से शुरू हुआ है, मतलब इसका शुरू में जो वेग था वह 0 है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है वह क्या है 0 मीटर प्रति सेकेंड। यह पहला हो गया। तो आपको प्रश्न को पढ़ते जाना है, प्रत्येक वर्ड में कुछ न कुछ आपके लिए दिया हुआ है जिससे कि आप उस प्रश्न को बनाएंगे। तो वह विरामावस्था से शुरू करके 5 मिनट में, टाइम कितना बता रहा है 5 मिनट, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार वह पकड़ लेता है। मतलब जो अंतिम वेग है यहाँ पर 5 मिनट बाद उसका रफ्तार कितना हो गया, वेग कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो v बराबर क्या लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति आवर। तो अब आपको a यहाँ पर निकालना होगा। a मतलब यहाँ त्वरण। तो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ त्वरण को निकालिए और दूसरा पूछ रहा है इस वेग को प्राप्त करने में तय दूरी, यानी कि यहाँ पर कितना तय दूरी है वह भी निकालना है। तो आपने समझा कि कैसे प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद उसके उत्तर को करते हैं। जैसे एक और प्रश्न मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो कोई कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार को प्राप्त कर लेता है। मतलब कोई एक कार है वह कितना गति से चल रहा था, तो u बराबर है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 सेकेंड में t बराबर कितना हो गया 5 सेकेंड में उसका जो वेग है वह कितना हो जाता है, अंतिम वेग हो जाता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोलता है कि त्वरण क्या है और उस समय में उसने कितना दूरी तय किया, s बराबर क्या है।
तो आपने देखा एक में यहाँ u बराबर क्या था 0 और एक में u बराबर क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पहले बहुत अच्छे से समझना होगा, उसके बाद प्रश्न में जितने पॉइंट्स बन रहे हैं उसको लिखना है, क्या पूछा जा रहा है वह लिखना है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ये पहला स्टेप आपने सीख लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको कि यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा में है उसको मीटर प्रति सेकंड में कर लेना है। जो मिनट है उसको भी किस में बदल देना है, सेकंड में बदल देना है। तो मैंने सिखाया भी है आपको, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने पीछे के वीडियो में सिखाया, याद करिए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 72 गुना क्या करेंगे 1000 मीटर और बटा 1 × 60 × 60 सेकेंड, और इसको हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। तो ये हो गया 12, तो ये हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो v कितना आ गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम t बराबर क्या हो गया, तो 5 मिनट बराबर क्या हो गया 5 मिनट, तो 5 × 60 सेकेंड हो गया 300 सेकेंड ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया 300 सेकेंड और ये हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब तीसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले त्वरण दिया हुआ है, तो त्वरण का तो आप फॉर्मूला जानते हैं। त्वरण का फॉर्मूला वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। लेकिन यदि हम लोग इन तीनों में यूज करना चाहें तो इन तीनों में सबसे जो मेन है वह क्या है, यह है। इसमें a है, u है, t है और v है। तो आप यहाँ ध्यान से देखें तो हम लोग जो यहाँ पर मान दिया गया है उसको बैठाएंगे। तो v बराबर क्या हो गया u प्लस at। यदि u को इधर लाएंगे तो हो जाएगा v माइनस u बराबर at, और t को इधर लाएंगे a के लिए, तो a बराबर क्या हो गया v माइनस u बटा t। v कितना दिया हुआ है, यह है 20 मीटर प्रति सेकेंड। u कितना दिया हुआ है, यह 0 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 20 मीटर, और ये जो s है नीचे आएगा तो बटा हो जाएगा 300 सेकेंड स्क्वायर। 2 से 2 गया 1/15, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा a का कैलकुलेशन हो गया। a कितना है 1/15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप पॉइंट में बदल के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने यह फॉर्मूला यूज किया और उसके द्वारा हम लोगों ने a का कैलकुलेशन किया। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको जबानी याद होना चाहिए, तभी आप इसको उपयोग में ला सकेंगे। तो अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर हम लोगों ने दूसरा और तीसरा फॉर्मूला को यूज क्यों नहीं किया। तो मान लीजिए कि हम लोग तीसरा फॉर्मूला यूज करते हैं 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a को आपको निकालना है, v आपका दिया है, u आपका दिया है, लेकिन s आपका दिया हुआ नहीं है। यदि s यहाँ पर पता चलता तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी a का मान निकाल सकते थे, लेकिन यूजुअली जब भी a का मान निकालना होता है मैक्सिमम टाइम में आपको यही फॉर्मूला यूज करना रहता है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो तय की गई दूरी, तो दूरी में आप देख सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है s। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तो आखिर दोनों में से किस फॉर्मूला को यूज करें, तो पहले हम लोग देख लेंगे कि हम लोग पास क्या क्या दिया हुआ है। यदि सब चीज़ हम लोगों को जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो चीज़ है तो हम लोग फिर आसानी से उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका s निकालना है, मान लीजिए हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना है कि s निकालने के लिए क्या चाहिए, u चाहिए जो कि हमारे पास है, t चाहिए जो कि हमारे पास है, हाफ है, a हम लोग निकाल चुके हैं, t हम लोगों के पास है। तो यदि ये सारा चीज़ों को मान हम लोग रख दे तो s यहाँ हम लोग को पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो u बराबर क्या हो गया, u बराबर 0 इंटू टी, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। हाफ की जगह हाफ रख दिया, a की जगह 1/15 और t की जगह कितना हो गया 300 इंटू 300। और यहाँ पर यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ 15 गुना 2 30 हो गया, तो ये हो गया आपका 10, तो ये हो गया 3000 मीटर।
तो यहाँ पर s बराबर क्या आ गया, 3000 मीटर आंसर आ गया। इसको 3 किलोमीटर भी आप बदल सकते हैं इस प्रकार से। तो ये पहला फॉर्मूला से तो s का मान निकल गया, लेकिन क्या दूसरे फॉर्मूला से भी s का मान निकलेगा? तो s कितना हो गया आपका 3000 मीटर। अब देखते हैं क्या दूसरे फॉर्मूला को यूज करके भी s का मान निकलता है। तो लिखेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप बताइए कि आपको निकालना क्या है s। तो s बराबर क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। अब देखिए v का मान आपको पता है, u का मान पता है, a का मान पता है, तो क्या इससे बन जाएगा? बहुत आसानी से बनेगा। v क्या है आपका 20 इंटू 20 m पर s है। इसके बाद 2a है तो 2 इंटू a कितना हो गया 1/15। ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ आपको, उसको बाद में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 15 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर 20, इसको 10 से काट दे रहे हैं तो ये हो गया आपका 200 और इंटू 15, तो ये देख सकते हैं ये 30 हो गया और ये 20 हो गया मीटर। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर प्रत्येक बार हम लोग को मात्रक लिखते हुए जाना है। मैं समझाने के लिए मैं फट से इसको करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मात्रक नहीं लिखा है। तो ये इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो पहला स्टेप में क्या करना होता है, पहला स्टेप में क्वेश्चन को पढ़ के ये सारा चीज़ लिखना है। दूसरा स्टेप में आपको देखना है कि सब एक तरीके का मात्रक है कि नहीं, इसमें उसको चेंज तो नहीं करना है। और तीसरा स्टेप में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा वह यहाँ पर देखकर लगाना है। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें दूसरे क्वेश्चन को, तो u बराबर क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 1000 60 इंटू 60 m पर s, ये मैंने बताया आपको। तो 2 इधर से हो गया, तो ये हो गया आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड। यू कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। यदि हम लोग v निकालें तो ये हो गया 36 इंटू 1000 बाय 1 इंटू 60, 1 भी कर सकते हैं इंटू 60, तो ये 2 गया, 36 कट गया, तो ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपको यहाँ पर त्वरण प्राप्त करना है, तो आप जानते हैं कि a बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा t। तो v आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकेंड, u कितना है 5 मीटर प्रति सेकेंड और t कितना है 5 सेकेंड। तो ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड बटा 5 सेकेंड बराबर क्या हो गया, 5 से 5 गया, तो ये हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या निकल गया, यह निकल गया आपका त्वरण। अब मैं बता रहा हूं कि अब हम लोग को क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यह यूज करेंगे या फिर यह यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दोनों फॉर्मूला में से कोई भी यूज किया जाए ये इसका आंसर बन जाएगा। तो आप इसको प्रयास करिएगा और इसके आंसर को आप बना करके आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यह रुकने में 2 सेकंड का समय लेता है। तो देखिए कि ये क्या, मान लीजिए कि ये कार चल रहा है, इस प्रकार से कार चल रहा है और कार जो है सो अचानक ब्रेक लगाता है। मान लीजिए कार है, यहाँ पर इसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद यह क्या होता है, इसका एक्सीलरेशन कम होता है और ये फिर थोड़ा आगे बढ़ता है और 2 सेकंड बाद यहाँ पर रुक जाता है। तो जैसे ही कार यहाँ पर रुक जाता है तो v बराबर क्या हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। लेकिन कार किसी रफ्तार से जा रही थी तो u हम लोगों को पता नहीं है। यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का टाइम लगा। 2 सेकेंड बाद ये रुक गया। लेकिन यहाँ पर a का मान ध्यान से देखिए, तो कार के विपरीत दिशा में, जैसे कि कार का दिशा ये है तो a का मान जो है वह गति के विपरीत दिशा में लिखा हुआ है। तो जब भी गति का विपरीत दिशा हो तो a बराबर हम लोग लिखेंगे -6m पर s स्क्वायर, मतलब a का मान को हम लोग माइनस लेंगे। यदि गति के दिशा में एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं हमेशा। लेकिन गति के विपरीत दिशा में हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। जैसे हम लोगों ने ब्रेक इस तरीके से ब्रेक को लगाया जा रहा है, उसके बाद भी कार आगे बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर डी एक्सिलरेशन हो रहा है, मतलब ये त्वरण जो है वह मंदन होगा, ये त्वरण नहीं होगा। मतलब गाड़ी का मंदन हो रहा है और गाड़ी रुक रहा है। त्वरण मतलब क्या हुआ
कि गाड़ी जो है पॉजिटिव त्वरण मतलब क्या होगा कि गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और निगेटिव त्वरण का क्या मतलब होगा कि गाड़ी धीरे धीरे रुकते जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ए बराबर आपको पता चल गया, टी बराबर 2 सेकेंड दिया हुआ है, वी बराबर गाड़ी रुक जाता है तो 0 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ये। तो अब आपको u का गणना करना है, और यहां से यहां तक जब ये रुकता है ब्रेक लगाने के बाद तो कितना दूरी तय करता है, तो इस भी आपको पता करना है। तो आपको तो पता है 3 फॉर्मूला, आप यदि यहां पर लिख लें तो पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये तीनों में से जो फॉर्मूला सूटेबल है उसको हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यदि हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपको निकालना है यहाँ पर क्या निकालना है, u निकालना है। तो यदि हम लोग u बराबर लिखें तो v माइनस ए टी हो जाएगा। v यहाँ पर क्या है आपका 0 मीटर प्रति सेकेंड, a बराबर क्या है -6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है आपका, t है आपका 2 सेकेंड। तो यदि इसको हम लोग गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो u कितना है u कितना है 12 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो कार जो चल रहा था, कार जो जा रहा था उसका u कितना था 12 मीटर प्रति सेकेंड, और उसने जब ब्रेक लगाया तो 2 सेकेंड के बाद वह रुक जाता है, तो v बराबर क्या हो जाता है इसका 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ जब ब्रेक लगाया उसके बाद इसने कितना दूरी तय किया, तो इस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यू की जगह आप 12 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे, टी की जगह कितना सेकेंड लगा तो 2 सेकेंड लगा, हाफ की जगह हाफ लिखेंगे, ए की जगह -6 m पर s स्क्वायर लिखेंगे, और टी की जगह कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। तो यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड, तो यहाँ 4 सेकेंड इंटू सेकेंड हो गया, तो सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड इंटू सेकेंड कट जाएगा, और आपका सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर माइनस 12 मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 24 मीटर। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। तो मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।